बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। हुकूमत ने अपना पहला बाउंसर मार दिया है, अहम शख्सियत आउट हो गई है पहले ही बाउंसर पर। अब आगे क्या होने लगा है, बहुत ही अहम बल्कि अहम तरीन डेवलपमेंट है। और आज पीटीआई का लाहौर में जलसा भी है, जलसे का मुकाम तब्दील कर दिया गया है। अब देखते हैं होता क्या है, इस पे भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। जनाब हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं, अल्लाह के घर में लग रहे हैं। कम्युनिटी के लोग वहीं से पानी भर भर के जा रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए और प्यासों की प्यास बुझाइए। सबसे मैं पहले आता हूँ हुकूमत के बाउंसर पर। और हुकूमत ने बाउंसर ये मारा है, आपको याद होगा कि पहल यानी अभी जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नहीं आया था, उस वक़्त जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नहीं आया था, उस वक़्त सिर्फ़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमाम बेंच बना देते थे। उसकी वजह आपने देखा कि साकिब नासूर हों या वो आसिफ सईद खोसा हों या फिर उसके बाद उमर अता बंदियाल हों या गुलजार साहब हों, जो भी हों, उन्होंने बैठ के वो तीन जज होते थे, एक वो ख़ुद चीफ़ जस्टिस, एक जस्टिस एजाज़ुल एहसन और एक जस्टिस मुनीब अख्तर। इन तीन के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता था। जो भी बेंच वो उन्हीं का बना देते थे। किसी किस्म का भी कोई सियासी केस जाए, कोई आइनी केस जाए, कुछ भी हो, उस पर वो बेंच बन जाता। और फ़ैसला आपको पता है, जैसे ही इस बेंच में कोई केस लगता तो लोग पहले पहले फ़ैसले को प्रिडिक्ट कर लेते, फ़ैसला ये आना है, और वही आता। ठीक। उसके बाद 16 महीने की जो हुकूमत आई है पीडीएम की, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास किया। और वो बिल ये उसके लिए कोई आइन में तब्दीली नहीं होती, वो रूल्स में तब्दीली होती है और वो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकती है। उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसके तहत एक चीफ़ जस्टिस और चीफ़ जस्टिस के बाद दो सीनियर मोस्ट जजेस, ये तीन मिल के बेंच बनाने का, कि ये बेंच बनाना है या नहीं बनाना, कौन सा बेंच बनाना है, फुल कोर्ट बनाना है, लार्जर बेंच बनाना है, क्या बनाना है, इस पर वो फ़ैसला करते। और उसमें अब उसके बाद एक मसला ये आ गया कि जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर हुए तो फिर सीनियर मोस्ट जो जज थे, एक तो चीफ़ जस्टिस साहब ख़ुद और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। अब उन्होंने मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ज़ाहिर है वो एकाकार लेते थे, और फिर उसके बाद काजी फ़ायज़ ईसा के हाथ बंध गए और जो वो बेंच बनाते बस वो बनाते। कभी अगर नहीं बनाना चाह रहे होते थे तो उनमें से एक आध गायब हो जाता, और फिर वो आपको पता है किस तरीके से फिर वैसे ही बेंच रह जाता। वो छुट्टियों पे चले जाते तो वैसे ही बेंच बनने रह जाते, और चीफ़ जस्टिस साहब बिल्कुल मजबूर हो के उनके हाथ बंध गए। अब लोगों ने कहा भाई यार, ये तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है ये तो गले पड़ गया है, अब इसका क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि जनाब इसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ख़त्म करके दोबारा चीफ़ जस्टिस को ही आल इन आल किया जाए, क्योंकि वो फिर जो है ना इसी तरह। अब उसका एक हल निकाला गया और उसको ये इस तरीके से एक आर्डनेंस आ गया है, क्योंकि ज़ाहिर है आर्डनेंस उस वक़्त आता होता है कि जब कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास ना हो रहे हों। अब कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास नहीं हो रहे तो आर्डनेंस हुकूमत के कहने पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जारी करता है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने वो आर्डनेंस जारी कर दिया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। पहले काबीना ने मंजूरी दी उस आर्डनेंस की, और उसके बाद वो आर्डनेंस जो है ना वो चला गया प्रेसिडेंट के पास, उन्होंने साइन कर लिए। अब वो आर्डनेंस आ गया है। और अब वो क्या आया है कि जनाब एक चीफ़ जस्टिस साहब होंगे बेंच बनाते वक्त, एक चीफ़ जस्टिस साहब के बाद वाले जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो होंगे, और तीसरे जज उसके बाद वाले सीनियर नहीं, तीसरे जज वो होंगे कि जिनको चीफ़ जस्टिस साहब ख़ुद नामज़द करेंगे। यानी उनकी मर्ज़ी है, वो चौथे नंबर वाले कर लें, वो पाँचवें को कर लें, वो छठे को कर लें, वो 10वें को कर लें। उनमें से जो चीफ़ जस्टिस साहब जिसको नामज़द करेंगे वो जज साथ बैठेगा, और ये तीन की कमेटी मिलके ये फ़ैसला करेगी कि कौन सा बेंच बनाना है। 3 का बनाना है, 2 का बनाना है, 5 का बनाना है, फुल कोर्ट बनाना है, 7 का बनाना है, लार्जर बेंच कौन सा बनाना है, ये वो कमेटी फ़ैसला करेगी। अब जैसे ही ये आर्डनेंस आया
फौरी तौर पे जनाब मुनीब अख्तर साहब को काजी फ़ायद ईसा साहब चीफ़ जस्टिस साहब ने आउट कर दिया। ठीक हो गया, वो फौरी तौर पे आउट हो गए। अब चीफ़ जस्टिस साहब होंगे मंसूर अली शाह साहब होंगे, और तीसरा जज जो कि गालिबन 5वें नंबर पे उनके सीनियरिटी बनती है जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, उनको नामज़द कर दिया है कमेटी में चीफ़ जस्टिस साहब ने। तो अब जो बेंच बनेंगे वो इन तीन की अक्सरियत पर, हो सकता है तीनों के तीनों इत्तेफाक करें, हो सकता है 2-1 से करें। इस तरीके से ये 3 की कमेटी बनेगी। 3 की कमेटी बन गई है, एक चीफ़ जस्टिस साहब, एक मंसूर अली शाह साहब और एक अपना अमीनुद्दीन ख़ान साहब। ये 3 जज बैठेंगे कमेटी और ये फ़ैसला करेगी कौन सा वाला बेंच बनना है। और ज़ाहिर है जब कौमी असम्बली या सेनेट का इजलास होगा तो ये आर्डनेंस आ जाएगा उस इजलास में और ये पास होकर कानून बन जाएगा। समझ आ गई है, और इस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। अब इसके साथ एक ये भी है, साथ ये भी किया गया इसमें इजाफ़ा, इस आर्डनेंस में उन्होंने कहा है कि जी जो केस पहले आएगा वो पहले सुना जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही है। हमें याद है कि काजी फ़ायद ईसा साहब जब प्यूनी जज थे वो ख़त लिखा करते थे और उन्होंने को खतूत लिखे थे कि उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस को कि जो पहले केसेस आते हैं वो पहले सुने जाएं। ऐसे ही है, क्योंकि जो सियासी केसेस आते हैं जनाब वो पहले लग जाते हैं और बाकी केसेस रह जाते हैं। इसी वजह से पाइल अप होते होते को 55-60 हज़ार केसेस सुप्रीम कोर्ट में अब जमा हो चुके हैं। ठीक, तो जो केसेस पहले आएँ वो केसेस पहले सुने जाएं। और अगर कमेटी या जो भी बेंच वो कोई और केसेस सुनेगा उन केसेस से जो पहले आए हुए हैं, पहले आइए पहले पाइए के असूल के ख़िलाफ़ जाएगा, तो फिर उनको वो वजूहात बतानी पड़ेंगी कि ये हमने पहले क्यों सुना है, ये हमने पहले क्यों सुना है। एक बात ये। दूसरी बात कि हर केस का एक ट्रांसक्रिप्ट जारी होगा। ट्रांसक्रिप्ट से मुराद कि जो केस की कार्रवाई होगी वो रिटन फॉर्म में भी जारी होगी। एक एक जुमला, एक एक नुक्ता वो रिटन फॉर्म में भी जारी होगा और वो अवाम की मिल्कियत होगा। यानी कोई भी अवामी नुमाइंदा जाएगा, अवाम जाएंगे, अब कोई भी पाकिस्तान का शहरी जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट से मांगेगा तो वो ट्रांसक्रिप्ट उसे मिलेगा। अब या हो सकता है वो वेबसाइट पे भी जारी हो जाए। ठीक हो गया, तो वो अवाम की मिल्कियत होगा और वो ये ट्रांसक्रिप्ट भी जारी होगा। अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आ गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इस वजह से कि अब देखें अब और होनी है बहुत सारी तब्दीलियों में ये होना है कि जनाब बात ये है कि अब तब्दीलियाँ होनी हैं। और जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ये कहा है, मैंने आपको कहा था ना, मैंने कहा मौलाना साहब हिमायत करेंगे, लेकिन अगर मौलाना साहब हिमायत नहीं करेंगे तो नंबर तब भी पूरे हैं। अब कल बिलावल साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मौलाना साहब अगर हिमायत हमारी नहीं करेंगे और उनसे मुशावरत ना हुई तो फिर हम मौलाना साहब के बग़ैर भी नंबर पूरे करेंगे। ये बिलावल साहब ने कल का स्टेटमेंट दिया है कि हम मौलाना साहब के बग़ैर भी। और वो आपको पता है कि जो 2 ख़त आए हैं स्पीकर के और पंजाब असम्बली के स्पीकर के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, और वो उनको वो जो सीटें हैं जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको जारी हो गई, तो डेफिनेटली वो फिर उनकी 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी। और जब 2/3 मेजॉरिटी आएगी तो फिर आपको पता है वो आराम से फिर वो जो है ना तरमीम कर लेंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब कल ये जो डेवलपमेंट हुई इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं ख़ुद रिपोर्टर्स को बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ। रिपोर्टर्स ही असल जिहादी सहाफ़ी होते हैं जो मैदान में होते हैं, जो अपनी अपनी बीट देख रहे होते हैं। हम उनसे रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं, हम उनसे बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, मालूमात भी, और वो बहुत अच्छे सहाफ़ी होते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि अब ये कल मरियम नवाज़ ख़ान साहबा जो कि जियो की रिपोर्टर हैं, वो उन्होंने लिखा कल कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जजेस मीटिंग इज़ गोइंग ऑन माइनस CJP एंड अलाइज ऑफ कोर्स। अब वो कहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ये मीटिंग कर रहे हैं, यही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के आने के बाद ये मीटिंग कर रहे हैं और चीफ़ जस्टिस के बग़ैर मीटिंग कर रहे हैं। बाद में कुछ और दोस्तों ने लिखा कि जी ये ऐसी कोई मीटिंग ना हुई है, ना हो रही है, ना प्लान में शामिल है, ये सब मफरूज़े हैं। और उसी किस्म के हम ख्याल हम नवा असद अली तूर ने भी लिखा कि माइनस चीफ़ जस्टिस जजेस की मीटिंग की ख़बर मुकम्मल झूठ है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि
बंदा एक ही बीट देख रहा हो और उसमें भी अगर वो गलत रिपोर्टिंग करता है तो या तो फिर वो उसके बाद सॉरी करे, या तो फिर उसका और इतना वो नहला हो और इतने सेंसिटिव इशू पे गलत रिपोर्टिंग हो, या तो उसकी रिपोर्टिंग फिर वो नालायक है, वो माज़रत के साथ वो रिपोर्टिंग उसकी ठीक नहीं, और उसका इतना तजर्बा और एक ही बीट में तजर्बा और ऐसी सेंसिटिव मालूमात भी इतने गलत अंदाज में दी जाए, या तो ये हो, या फिर जो है ना फिर इसका मतलब ये है कि माज़रत के साथ फिर बदनीयती है, फिर उसने वो बदनीयती की है। तो ये काइंडली ये इसको ना बहुत ही ऐसे एहतियात के साथ ये ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनाब आप कहें कि ये, और पता है सबको भाई ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया, हमारे दोस्त हैं खालिद हुसैन ताज साहब, उन्होंने कहा कि 4-5 जजेस गए हैं जस्टिस आयशा मलिक साहबा की रिहाइश गाह पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग हुई है, बाकी 14 जजेस ने इजहार ला ताल्लुक़ ही किया है। अब उनको भी अच्छी तरह से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि ये तरमीम भी होगी। हमारे एक दोस्त हैं, कल उनसे बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि भाई ये कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को भी पता है, ये सेनेट को भी पता है, ये हुकूमत को भी पता है, और ये अपोजिशन को भी पता है, और ये काले भोंडों को भी पता है, और ये सब को पता है कि ये तरमीम होगी, ये तरमीम होगी, और ये तरमीम नहीं रुकेगी, और ये तरमीम वक्त की ज़रूरत है। और कल भी बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे थे कि तरमीम हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है, जो कि आइनी अदालत है, इसको हम करके रहेंगे। तो मैंने आपको तो पहले कहा है बस तरमीम तो होगी। आप समझ आ गई आपको, जिस रोक सकते हो तो रोक लो। अब PTI का जलसा हो रहा है जनाब आज लाहौर में। उस दिन, अब कल मैं परसों ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी पढ़ रहा था, वो दिन गिन रहे हैं कि आए ज़रा अटक पुल क्रॉस करें अली अमीन गंडापुर। अब वहाँ से वो सुना है कि चल पड़े हैं। अब देखते हैं कि नून लीग वालों में कितना दमखम है। मकाम तब्दील हो गया है, पहले मीनार पाकिस्तान, अब फिर वहीं कहीं वो कसूर रोड पे, कहीं लाहौर से दूर कहीं जो है ना उनको मकाम दिया गया। फिर वो मवेशी मंडी है, यहाँ पर भी मवेशी मंडी का दिया गया था और उधर भी मवेशी मंडी का मकाम दिया गया है। अब फिर से वो कोई 40 से ज़्यादा शराइत कि जनाब ये नहीं होगा, जलसा इस पर ख़त्म होगा, कोई इश्तिहारी नहीं आएगा, अली अमीन गंडापुर माफ़ी मांगेगा। अब देखते हैं कि वो माफ़ी मांगता है, यानी वो ऊधम मचाएंगे। उस ऊधम को पूरा मीडिया दिखाएगा। आपको पता है वो यही ऊधम, क्योंकि हमारी कौम है ही ऊधम परस्त, और हमारी कौम है ही ऊधम पसंद, इंतशार पसंद कौम है। फिर वो चीखती है कि महंगाई कम नहीं हो रही, फिर वो चीखती है कि जनाब बिजली के बिल नहीं कम हो रहे। भाई हुकूमत को आप चूंटियाँ काट रहे हैं, आप सुइयाँ चबो रहे हैं हुकूमत को, और आप कहते हैं कि महंगाई नहीं कम हो रही, आप कहते हैं कि जनाब ये नहीं है इस तरीके से। और मीडिया है तो आपको पता है वो फिर वही तकरीर दिखाएगा, फिर वही इंतशार होगा, फिर वही बल्ले बल्ले होगी, फिर वही वो जी तुन के रख दिया जनाब, वो उसने जनाब ऐसी की तैसी फेर दी, उसने ये मंड के रख दिया, ये किया वो किया, बस सारा कुछ इसी तरीके से। ठीक हो गया ना। ये वो कौम है, ये वो सूरत हाल है। और मैं तो हैरान हूँ कि जो कह रहे थे, अब देखते हैं कि वो इश्तिहारी पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते। अब देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर माफ़ी मांगता या नहीं मांगता, या उससे ज़्यादा सख्त तकरीर करके जाता है। उसी अली अमीन ने किस तरीके से मरियम नवाज़ साहबा की, वज़ीर आला पंजाब की, नून लीग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जिस तरीके से तौहीन की, अब दोबारा वो जलसा। तो भाई जब तक इन यूथियों का, इनकी जो यूथिया वायरस की वैक्सीन है वो नहीं आती, जब तक इनका ऐसे सियासी इंतशारी और सियासी दहशत गर्दों का सर नहीं कुचला जाता, तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता इधर इस। मैंने आपको कहा है ना कि जब तक यूथिया वायरस की वैक्सीन नहीं आती आप उल्टे खड़े हो जाओ। अब भागम दौड़ यहाँ लगी हुई है। वो वज़ीर ख़जाना साहब भी कह रहे हैं, देखें जनाब ये इंशाअल्लाह अगले मंथ में या रवां मंथ में हमें वो पैकेज मिल रहा है $7 अरब का। यहाँ पर वो शंघाई की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, महंगाई भी नीचे है, डॉलर भी रुका हुआ है, पेट्रोल भी
थोड़ा थोड़ा सही लेकिन नीचे आ रहा है। अब 250 से भी नीचे आ गया है पेट्रोल। तो अब ये सारी चीज़ें उस वक़्त कि जब फिर से कोई ना कोई इंतशार, वो हैं वेले लोग, उनको कोई मरीम नवाज़ हैं, तो आप देख रहे हैं पंजाब में दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है, 24/7 वो काम कर रही हैं। हर किसी को पता है, बाकी सूबों में जाओ तो उनकी बड़ी तारीफ़ होती है, बाकी सब मिल के ये इत्तेहादी भी वही कर रहे हैं। और फिर हर 15 दिन बाद नया शोशा आके हम इधर जलसा करेंगे, हम उधर करेंगे, उधर से काले भोंडों ने उनको फैसिलिटेट किया है। तो भाई इसका इलाज होगा तब कोई काम आगे चलेगा, और अब इलाज शुरू हो चुका है। ये मैं कोई ना तो हमारा कोई किसी से वास्ता है, ना हमको खुशफहमी या गलतफहमी की बुनियाद पे, और ना ही कोई गलतफहमी फैला रहे हैं। हम खबर दे रहे हैं, उस खबर की बुनियाद पे तजिया दे रहे हैं कि अब इसका इलाज भी शुरू हो गया है। अब हाफिज़ दवाखाने की यूथिया वायरस मारने की वैक्सीन भी आना शुरू हो गई है, और आपको थोड़ा सा टाइम, 1 महीना सब्र कीजिए। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन भी पूरे ज़ोर शोर से माफ़ कीजिएगा, मैंने सुना है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी डेरा इस्माइल ख़ान, लक्की, बनू, ये इन इलाकों में पूरी कमांडोज़ की ब्रिगेड आ रही है, और वो सर कुचलेगी बहुत सारों का। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसी जो चीज़ें हैं, ये इस्तेकाम पैदा करने के लिए, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता तब तक माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। बिल्कुल इसमें कोई अब कल की बात है, मंसूर अली शाह साहब कोई और फ़ैसला लिख रहे थे टैक्स से मुतल्लिक। उन्होंने और फैसला लिखते लिखते बीच में और मार दिया मुबैना तौर पे ऊट पटांग, और उन्होंने कहा कि जनाब वो ये जो है ये रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से हर चीज़ नहीं हो सकती, फ़लानी कि आपको कानून पास करें और उसका मादी से इतलाक़ कर दें, ये कर दें वो, यानी हर वक्त उन्होंने पार्लियामेंट के इसमें बादियों नज़र में खाम खा टांग अड़ानी है पार्लियामेंट के काम में। तो अभी से नज़र आ रहा है सबको कि अगर इनको इसी तरीके से अनअटेंडेड छोड़ दिया गया तो इन्होंने क्या करना है। इन्होंने ऊधम मचा के हर एक चीज़ को तलपट करके रख देना है, और क्या तलपट को होने देगा? ये भूल है, आपकी भूल। ये किसी की भूल हो सकती है कि कोई तलपट सारे मामले को होने देगा। ये बहुत कुछ तलपट हो जाएगा, तलपट नहीं होने देगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।